प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। मन की बात का यह 95वां एपिसोड होगा। बता दें कि पीएम मोदी महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हर बार की तरह इस बार भी मन की बात सुनेंगे। वो वजीरपुर के अशोक विहार से आज मन की बात सुनेंगे। वहीं मन की बात के 94वें एपिसोड में देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कई विषयों पर बात की थी। उन्होंने कहा था, देश को विकसित बनाने का लक्ष्य सबके प्रयासों से ही पाया जा सकता है। पिछले एपिसोड में पीएम मोदी ने सौर ऊर्जा पर भी विस्तार से बात की थी। उन्होंने कहा था कि सौर ऊर्जा से देश में काफी बदलाव आ रहा है। अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें बच्चियों से लेकर किसानों तक के लिए वायदों की बहार है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र में लड़कियों के लिए केजी से पीजी यानी नर्सरी से स्नातक तक की फ्री शिक्षा का वायदा है। आश्वासन दिया गया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत चिकित्सा बीमा कवर की राशि को 5 लाख रुपए से दोगुना करके 10 लाख रुपए किए जाएंगे। तो वही युवाओं के लिए इस घोषणा पत्र में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना और अगले 5 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था को 1000 अरब डॉलर तक ले जाना भी शामिल है। कृषि केंद्रों के विकास और कायाकल्प के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि 25,000 करोड़ रुपए सिंचाई तंत्र को मजबूत करने के लिए खर्च किए जाएंगे। सज धज कर तैयार हो गई है धर्म नगरी अयोध्या। मौका है रामायण मेले के शुभारंभ का। दरअसल राम विवाह के मौके पर आज अयोध्या में 4 दिवसीय रामायण मेले का आगाज होने जा रहा है, जिसके उद्घाटन के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 3 बजे रामकथा पार्क पहुंचेंगे। 41वें रामायण मेले में साधु संतों समेत कई बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगी। मेले में समा बांधने के लिए जानी मानी सिंगर अनुराधा पौडवाल अयोध्या पहुंच चुकी हैं। संस्कृति विभाग ने भी अलग अलग तारीखों में रामलीला, लोक गायकी, लोक नृत्य समेत भजन का भी आयोजन किया है। इतना ही नहीं, कारोबारियों का भी पूरा ख्याल रखा गया है, जिसके तहत यहां राम बाजार का भी शुभारंभ हुआ है, जिसमें 60 दुकानें लगी हैं, जिसमें खादी और हथकरघा मंत्रालय की 20 और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी की 10 दुकानें शामिल हैं। जैसे काशी का कायाकल्प हुआ, जैसे महाकाल का स्वरूप बदला, उसी तरह अब एमपी के चित्रकूट को भी विकसित करने का प्लान तैयार कर रही है राज्य सरकार। 2 दिन के सतना दौरे पर आए एमपी के वन मंत्री और सतना जिले के प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि एमपी के चित्रकूट का भी अब कायाकल्प होगा। उन्होंने बताया कि सरकार इसके लिए रोड मैप तैयार कर रही है। एक बड़ा प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं, उसमें 100-200 करोड़ भी खर्च हो सकता है। पैसे की कोई बाध्यता नहीं है। उसको लेकर के मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत जल्दी हम चाहेंगे कि नए साल में उसका पूरा रोड मैप आ जाए। गौरतलब है कि 14 साल के वनवास काल के दरमियान भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ 11.5 बरस चित्रकूट में बिताए थे। चित्रकूट का कामदगिरी, सती अनुसुईया आश्रम, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी और हनुमान धारा लाखों लाख श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज आई है। इस बार कोहरे में नहीं थमेगी ट्रेन की रफ्तार। अगर आप ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं तो आपके लिए खबर बेहद जरूरी है। इस बार उत्तर मध्य रेलवे ने कोहरे से निपटने के लिए खास इंतजाम किए हैं। इस बार उत्तर मध्य रेलवे ने कोहरे की वजह से ट्रेनें कम लेट हों, इसके लिए एनसीआर से गुजरने वाली 978 ट्रेनों को फॉग सेफ डिवाइस से लैस कर दिया है। गति से प्रथम सुरक्षा, मतलब गति के साथ सुरक्षा नहीं, गति से पहले सुरक्षा होती है। तो यात्रियों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब ट्रेन से यात्रा करना कोहरे के मौसम में और सुरक्षित होगा। ये डिवाइस जीपीएस आधारित जापानी तकनीक है, जिसकी मदद से लोको पायलट को सिग्नल और ट्रैक के क्लियरिंग के संकेत 1500 मीटर पहले से ही मिलने लगेंगे।
यही वजह है कि इस बार कोहरे की वजह से ट्रेनों की स्पीड पर कम असर पड़ेगा। ये नजारा है साइबर सिटी गुरुग्राम का, जहां पेंटिंग्स के एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से 11 कलाकारों ने भाग लिया है। ये प्रदर्शन 25 नवंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है, जिसमें लोग इन तमाम कलाकारों की पेंटिंग्स का लुत्फ उठा सकते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं और उन कलाकारों से बात भी कर सकते हैं जिन्होंने इन पेंटिंग्स को बनाया है। हमारा प्रोग्राम एक एग्जीबिशन है 11 आर्टिस्ट का, जिसमें से कई आर्टिस्ट इंडिया के कोने कोने से आए हुए हैं और हम सब साथ में आए हैं पेंडेमिक के बाद अपना आर्ट दुनिया को फिर से दिखाने के लिए। आपको बता दें कि इन सभी कलाकारों का मुख्य उद्देश्य उन सभी कलाकारों को दोबारा से उभारना है जिन्होंने कोरोना महामारी के चलते कहीं न कहीं हार मान ली थी। ऐसे में ये सभी कलाकार फिर से अपना हुनर दुनिया को दिखाने के लिए निकल पड़े हैं। विवाह शादियों में कुछ हट के करने की वायरल तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के भिलाई शहर में एक ऐसी ही हैरतअंगेज शादी का नजारा देखने को मिला है। यहाँ हुई ये शादी दूसरी शादियों से कुछ अलग थी। यहाँ दूल्हा और दुल्हन हाई एयर बैलून में सवार हुए। 70 फीट की ऊंचाई पर दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। दूल्हा दुल्हन के लिए यह एहसास कुछ खास था। मैरिज में कुछ नया समथिंग न्यू था, जो हॉट वेरिएंट बलून था, उसमें हमने वरमाला एक दूसरे को डाला। शादी के लिए खास तौर पर यह विशाल एयर बैलून राजस्थान के बीकानेर से मंगवाया गया था। ये शादी यहाँ के दशहरा मैदान में हुई, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग जुटे। जमीन और आसमान के बीच हुई इस शादी के चर्चे अब यहाँ हर किसी की जुबान पर हैं। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इन दिनों जानवरों की ऐश है। यहाँ शेर हो या चीता, भालू हो या हिरण, सब ठंड के दिनों में अपनी पसंद का खाना खा रहे हैं और मौज कर रहे हैं। दरअसल मौसम में बदलाव हो गया है, मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है, इसलिए पार्क प्रशासन ने जानवरों को ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। खासतौर पर ठंड में सभी जानवरों की डाइट का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। लायन, टाइगर, पैंथर, भालू में सभी में भी मतलब सभी होल्डिंग एरिया में जो उनके लिए अलग से बेड बनाया है, घास का बेड बनाया गया है और उसमें वापस जब शाम को पर्दा लगा देते हैं, हर जानवर जैसा हर पर्दा लगा गया वो जानवर उसमें सोता है। इस पार्क में हर तरह के जानवर हैं। मौसम बदलता है तो जानवरों में मूड स्विंग होता है, लेकिन मौसम के मुताबिक अगर डाइट मिले तो जानवरों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बता दें कि उदयपुर के इस पार्क में ठंड के आते ही सैलानी भी बड़ी संख्या में आते हैं। हरिद्वार में गंगा घाटों पर इन दिनों प्रवासी मेहमान पक्षियों का डेरा है। गंगा घाट प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट और कलरव से गूंज रहे हैं। मीलों का सफर तय कर ये मेहमान पक्षी ठंड में भारत के इन इलाकों में आए हैं। हालांकि इस बार पिछले साल की तुलना इनकी संख्या में कमी है, लेकिन फिर भी हर बार की तरह ये यहाँ आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जैसी ही शीत प्रदेशों में बर्फ प्रारंभ हो जाती है अक्टूबर माह में, उसके साथ ही साथ वहां से प्रव्रजन की प्रक्रिया, इन्हें माइग्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो कि इनमें जैविक घड़ी के नियंत्रण में होते हैं और तापमान के प्रभाव से जैविक घड़ी इनको नियंत्रित करती है और बताती है कि अब यहाँ से उड़ना है। जैविक घड़ी के संकेत पर शीतकाल में ये पक्षी उष्ण इलाकों में भारत के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका पहुंचते हैं और यहाँ दिन गुजारकर फिर अपने प्रदेश लौट जाते हैं।